तो मेरे भाई ने आईआईटी एग्ज़ाम का इंट्रोड्यूस करवाया मुझसे, तो तब से मुझे पता चला और मैंने प्रिपरेशन इसकी स्टार्ट। वो बहुत क्रिटिकल समय था जब इसका वो फेज चल रहा था। उस पीरियड में जितने भी रिलेटिव्स हैं उस सबको मैंने मना कर दिया था, यहाँ पे कोई नहीं आना है। से थोड़ी मुश्किल तो आती थी। नारायणा ज्वाइन करने से पहले प्रियांशु में काफ़ी सिली मिस्टेक और गलती होती थी। जब से नारायणा इन्होंने ज्वाइन किया तब से इसमें काफ़ी चेंजिंग आया। देखिए आज इस बार इसने करके भी दिखाया और इसने कॉन्फिडेंस बहुत रखा है। इसने पूरे जर्नी में इसने कॉन्फिडेंस अच्छे से रखा, तभी आज ये क्रैक कर रखा है। नारायणा टॉपर स्पीक में आपका स्वागत है। नारायणा के इस खास मंच पर जहां हम मिलते हैं उन चैंपियन से जिन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदला है। मैं हूं आपका होस्ट रवि सोलंकी और आज हम जानेंगे एक ऐसी जर्नी जो प्रूव करती है राइट गाइडेंस प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल टू रियल सक्सेस। आज हमारे साथ है प्रियांशु रंजन, जिनका JEE मेंस 2026 का स्कोर 99.72 परसेंटाइल एज वेल एज उनका जो ऑल इंडिया रैंक है दैट इज 4403 एंड JEE एडवांस 2026 के अंदर जिनका स्कोर 3350 तकरीबन रहा था। और उनके पिता राजीव रंजन जो करंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर EPFO सेक्टर में है एंड उनके मदर रश्मि रंजन जो करंटली टीचर है। वेलकम टू द प्रियांशु रंजन एंड द फैमिली। आपने JEE की प्रिपरेशन जब स्टार्ट करी तो क्या आपको फ्रॉम द बिगनिंग पहले से क्लैरिटी थी कि IIT में जाना है या ग्रेजुअली ये पता चला? सेकंड क्वेश्चन आपसे है सर एंड मैम, जब प्रियांशु ने ये जर्नी स्टार्ट करी तो आपको क्या लगा था, प्रेशर ज़्यादा है या कॉन्फिडेंस? सर मुझे तो कॉन्फिडेंस इसका 10th के बाद दिखने लगा था, क्योंकि 10th में इन बिटवीन 10th में मैंने देखा ये काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो देखता था, सभी टॉपर्स को सुनता था, फिर वो वापस आकर मुझे बताता भी था, मम्मा देखिए इसने ये क्रैक किया, ये क्रैक किया। तो मुझे ऐसा तभी लगता था कि ये आगे जाकर कहीं ना कहीं ये उससे इंस्पायर हो रहा है। और देखिए आज इस बार इसने करके भी दिखाया और इसने कॉन्फिडेंस बहुत रखा है। इसने पूरे जर्नी में इसने कॉन्फिडेंस अच्छे से रखा, तभी आज ये क्रैक कर रखा है। चलिए बढ़िया। सो प्रियांशु, पेरेंट्स का ये ट्रस्ट एंड जो कॉन्फिडेंस है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने थ्रू आउट दी 2 सालों की जर्नी में कैसे हैंडल किया? मैं ये सोचता था कि अभी जो मैं कर सकता वो हार्डवर्क ही है और पढ़ाई ही है, मैं रिजल्ट के बारे में नहीं कुछ कर सकता। तो जब भी कोई एक्सपेक्टेशन होती थी तो मैं यही सोचता था कि मैं ये एक्सपेक्टेशन को हार्डवर्क में कन्वर्ट करूँ, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ, बाकी जो रिजल्ट आएगा तो मेहनत के हिसाब से आ ही जाएगा। तो इसलिए मैंने किसी के एक्सपेक्टेशंस को ओवरकम नहीं होने दिया खुद पे। प्रियांशु, नारायणा ज्वाइन करने के बाद आपको क्या डिफरेंस नज़र आया? सबसे पहले तो बैच साइज़ बहुत कम था, तो पर्सनलाइज्ड अटेंशन भी बहुत अच्छे से मिला। फिर फैकल्टीज़ ने भी बहुत ध्यान दिया। मतलब कभी कभी तो ऐसे केस थे कि मुझे खुद के बारे में कम पता था और मेरे फैकल्टीज़ को मेरे बारे में ज़्यादा पता था कि मैं कहाँ कहाँ गलतियाँ करता हूँ, कैसे करता हूँ। तो उस चीज़ में बहुत हेल्प हुई। उन लोग ने मुझे बताया कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। प्रियांशु ने जब ज्वाइन किया नारायणा, आपको क्या चेंजेस उनके अंदर लगे कि हाँ ये चीज़ें बदली? नारायणा ज्वाइन करने से पहले प्रियांशु में काफ़ी सिली मिस्टेक और गलती होती थी। जब से नारायणा इन्होंने ज्वाइन किया तब से इसमें काफ़ी चेंजिंग आया और इसके पीछे फैकल्टी काफ़ी मेहनत की और उसका रंग आज लेके आया। चलिए ग्रेट, बहुत अच्छी बात है ये तो। सो नारायणा के DPP फैकल्टी सपोर्ट से आपको क्या मदद मिली, आपकी ये जर्नी जो है इस नेक्स्ट लेवल पे लेके गए वो? नारायणा के मॉड्यूल्स बहुत सोफिस्टिकेटेड थे, बेसिक्स से एडवांस तक PYQ सब कवर हो जाते थे। और उसके बाद भी अगर हम किसी सर को लगता था कि इस टॉपिक में या इस चैप्टर में और प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो सर मॉड्यूल के अलावा भी और एक्स्ट्रा सीट्स देते थे प्रैक्टिस के लिए। और कभी कभी मैं जब सर को बोलता था कि मेरी प्रॉब्लम आ रही है या इस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहा है तो सर उसके हिसाब से और मटेरियल प्रोवाइड कर देते थे या तो गाइड कर देते थे। तो नारायणा से इससे बहुत हेल्प हुई है। चलिए सुपर। मॉक टेस्ट एंड नारायणा टेस्ट, क्या उन्होंने एक्चुअल एग्जामिनेशन के अंदर क्या कोई फर्क क्रिएट किया था? हाँ, बहुत हेल्प की थी।
स्टार्टिंग में एवरी 2 वीक्स और 3 वीक्स रेगुलर टेस्ट होते थे, जिसमें हमें हर टाइप के पेपर मिलते थे, इजी, मॉडरेट, एडवांस। तो हमें सारे लेवल की प्रैक्टिस हो जाती थी और बीच बीच में टफ पेपर हमें शौक भी मिलता था कि हम अगर कोई टफ पेपर आ जाए रियल एडवांस में तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाए। फिर जैसे से सिलेबस ख़त्म हुआ और मेंस ख़त्म हुआ तो पेपर का लेवल भी बढ़ते गए। जब एडवांस आने वाला था तो पेपर के लेवल तो बहुत बढ़ गए थे, तो उससे हमें नई क्वेश्चंस सीखने का मौका मिला, उनको कैसे एग्ज़ाम में कैसे हैंडल करते वो मौका मिला और उनसे कैसे नहीं डर के उनको सॉल्व कैसे करते हैं वो सीखने को मिला। कि आप टेस्ट एनालिसिस कैसे करते थे? खाली स्कोर देखते थे या डीप वर्क भी करते थे उसके ऊपर? टेस्ट एनालिसिस में नारायणा की ऐप ने बहुत हेल्प की है। वो मुझे ऐप में दिखा देते थे कि कितने मेरे इनकरेक्ट है, किस क्वेश्चन में मुझे कितना टाइम लगा। तो मैं स्कोर तो नहीं देखता था, स्कोर भी देखता था और उसके साथ कितने सही हुए उसमें भी मैं ये देखता था कि कितने सही हुए, उसमें किससे कितने टुक्के हैं या कितने मैंने सिर्फ जुगाड़ लगा के सॉल्व किया है। मैं उनको भी एक बार प्रॉपर मेथड से सॉल्व करता था कि ऐसे तो नहीं होगा, और जो गलत है उनको तो ऑब्वियसली सॉल्व करता ही था फिर से। और जो क्वेश्चन होने वाले थे या कैलकुलेशन की वजह से मैंने छोड़ दिया, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, उनको भी देखता था कि ऐसा क्यों हुआ और अगले एग्जाम में ऐसा ना हो, वो उसके लिए प्रिपेयर करता था। चलिए ग्रेट। मैम आपसे भी क्वेश्चन ये है, टेस्ट के बाद जो रिजल्ट आते थे उसके बाद आप स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट करते थे? सर उसके रिजल्ट जब मैं देखती थी ना तो कभी कभी बहुत डाउन हो जाते थे, कभी अप कभी नॉर्मल रहता था। तो मुझे बहुत ये लगता था, पर ये इसको नर्वस भी देखती थी, पर उसमें मैं इसको हिम्मत देती थी कि बेटा कोई बात नहीं, ये आप ना ये पेपर खराब गया तो दूसरे पे आप मेहनत करो, वो सारी कमियां जो रह जा रही है उनको पूरा करो नेक्स्ट स्टेप। मैं फैकल्टी से भी बात करती थी कि सर प्रियांशु के रिजल्ट मॉक टेस्ट के कम आते, वो भी हमें काफ़ी सपोर्ट करते थे कि मैम आप घबराना नहीं, बच्चे के पेपर्स कोई हार्ड होते हैं, कोई मॉक टेस्ट होता है तो हमें उनके सब के लिए उनको तैयार रखना होता है, तो हमारे पेपर सेटिंग ही ऐसे होते हैं। फिर भी इसने पर एक चीज़ इससे अच्छा करता था कि जो भी क्वेश्चंस नहीं बनते थे या डिफिकल्ट होते थे या इससे गलत होते थे उसको वापस से रिवाइज करता था और फिर उसको वापस समझता था चीज़ें। और बाकी हिम्मत इन्हें हमें देती रहती थी सर कि प्लीज़ बेटा और करो, कोई बात नहीं, ये तो आपका फाइनल है नहीं, ये तो आपकी ट्रायल चल रही है, ऊपर नीचे होता रहेगा। और सर ने भी अभी ये समझाया था तो मैं इसको हिम्मत देती थी सर। चलिए ग्रेट। सो मैम आप खुद भी टीचर है राइट? सो आप ये बता पाएंगे जैसे कि आपका भी ऑलरेडी शेड्यूल काफ़ी पैक्ड रहता है, शेड्यूल्ड रहता है राइट? तो आपकी ये जर्नी के बिटवीन प्रियांशु की प्रिपरेशन को आपने किस तरीके से बैलेंस किया? सर थोड़ी मुश्किल तो आती थी क्योंकि मेरी क्लासेस में लगभग 4 to 5 आवर्स चलती थी, और ये भी उस टाइम अच्छी रहती थी जब मेरी क्लासेस चलती थी तो ये नारायणा में होता था, तो जब मैं फ्री होती थी तो ये भी फ्री होकर फिर अपने नारायणा से आता था, तो फिर मैं इसको थोड़ा टाइम देती थी, फिर इसके पसंद का कोई खाना हुआ ऐसा बनाया, फिर इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। लेकिन ये मेरे बात अच्छी होती थी कि वो टाइमिंग में ही मेरी टाइमिंग सेट होती थी, जब वो कोचिंग में रहता था मैं इधर अपनी क्लासेस खत्म कर लेती थी। अदरवाइज थोड़ा तो कभी कभी टाइम शेड्यूल आगे भी होता था तो मुझे दिक्कत तो आती थी, इसको टाइम नहीं दे पाती थी। पर उस ट्यूशन से भी इसको मैंने एक मैसेज देती थी कि बेटा देखो मैं अपने बच्चों के पीछे इतनी मेहनत कर रही हूँ और वो भी मेहनत करते, और ये इसने भी देखा है कि मेरे ट्यूशन के जो बच्चे होते थे मेरे क्लासेस के वो भी अच्छे मार्क्स से आगे आते थे, तो ये कहीं ना कहीं वो सोचता होगा मुझे देख के कि मम्मा इतनी मेहनत करती है तो मैं तो खुद भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं मेहनत करूंगा तो आगे निकलूंगा ही। चलिए तो कहीं ना कहीं ये इंस्पायर हुआ था सर। सही है सर। आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में है, आई मीन काफी ज्यादा डिमांडिंग शेड्यूल होता है, तो आपने अपने आप को कैसे इंश्योर किया कि जॉब भी बैलेंस हो सके और प्रियांशु को भी टाइम दे सके उनकी प्रिपरेशन के अंदर? मैं यही सोचता था कि ऑफिस का वर्क जितना जल्दी खत्म करके घर पहुंचूं और प्रियांशु को समय दूं। कभी कभी ऐसा होता था कि मतलब हमारे जॉब में सैटरडे संडे एवरी सैटरडे संडे ऑफ रहता था, कभी ऐसा वक्त आता था कि मतलब जाना पड़ता था तो उसको मैं अवॉइड करता था और इसके पीछे समय देता था। चलिए सही है। मैम आपने अपने रूटीन में कुछ चेंजेस किए थे जिसके थ्रू उनकी प्रिपरेशन प्रियांशु की अच्छी रहे थ्रू आउट द ईयर? सर क्लासेस में तो कुछ चेंजेस नहीं कर पाती थी क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती थी, पर हाँ हमने जो सोशल ये है ना एक्टिविटी, जैसे हमें कहीं बाहर जाना हो, कहीं पूजा है या कहीं किसी का बर्थडे, तो वो सब चीज़ें थोड़ा अवॉइड करती थी
क्योंकि उन सब चीज़ों में जाने का मतलब है 2-3 घंटे चला जाता था। तो मैं बहुत मना भी किया फ्रेंड सर्कल में कई बार कि हम नहीं आ पाएंगे, हमारे बच्चे का प्रिपरेशन चल रहा, तो हमें थोड़ा घर पे भी काम है। तो ये सब चीज़ें तो थोड़ा करना पड़ा सर। लेकिन क्लासेस को छोड़ दिया जाए तो हमने भी सोशल एक्टिविटीज बहुत कम कर दी थी। प्रियांशु, क्या कभी ऐसा फेज आया जहाँ पे मोटिवेशन लो हो गया हो, तो उस टाइम पे आपने अपने आप को कैसे संभाला? मोटिवेशन तो बहुत बढ़ हो गया था, स्पेशली मार्क्स खराब आने के बाद। लेकिन फिर से मैंने वही सोचा था, खुद को समझाया था कि मेरे पास सिर्फ हार्डवर्क करने की पावर है, रिजल्ट्स चेंज करने की पावर नहीं है। तो मैं सिर्फ हार्डवर्क करता हूँ, बाकी रिजल्ट जो आएगा वो देखा जाएगा हार्डवर्क अकॉर्डिंग। और लो फेजेस तो बहुत आए हैं, स्पेशली 11th के जो एंडिंग का फेज था उसमें तो ऐसा लग रहा था कि मैं सिर्फ मेहनत कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट्स इंप्रूव नहीं हो रहा है। लेकिन उस टाइम पे फैकल्टी ने बहुत हेल्प की, उन्होंने पर्सनलाइज मीटिंग्स बुलाई बहुत कि कैसे इम्प्रूव होता है, उन्होंने बैच चेंज किया और बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद मेहनत भी और मैंने की, खुद से और चीज़ें की, उसके बाद से रिजल्ट्स इम्प्रूव होने लगे धीरे धीरे। सो आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होगा जहाँ पे आपको लगा कि नहीं, अभी चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं, वो क्या था? एक्चुअली वो टर्निंग पॉइंट मैं बोलूँगा कि नारायण में होली वैकेशंस मिलते थे मार्च के टाइम पे। तो वो वैकेशंस के बाद 12th का मेनली स्टार्ट हुआ था। तो 12th के स्टार्टिंग में चैप्टर्स भी मुझे इंटरेस्टिंग लगे 11th के कंपेयर में। मैंने मेहनत भी और ज़्यादा की, और ज़्यादा इंटरेस्ट आया पढ़ाई में और रिजल्ट्स भी इम्प्रूव होने लगे। उसके बाद से कह सकते हैं कि जैसे मैं मेहनत करता था वैसे ही रिजल्ट्स इम्प्रूव हो रहे थे और जो डाउनफॉल वाले फेज थे वो भी कम हो गए थे थोड़े। उसके बाद से थोड़ी कंट्रोल में चीज़ें लगी। ओके सर, आपसे जानना चाहूँगा कि प्रियांशु के इस टफ फेज में आपने उनको कैसे सपोर्ट किया? वो बहुत क्रिटिकल समय था जब इसका वो फेज चल रहा था। उस पीरियड में जितने भी रिलेटिव्स हैं उस सबको मैंने मना कर दिया था कि यहाँ पे कोई नहीं आना है, और उन्होंने भी कोऑपरेट किया। जब वो खाली समय रहते थे तो मतलब उनके साथ रहते थे और इनको मोटिवेट करते रहते थे। देन ये क्वेश्चन बीत गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दो, इसी तरह से इसको कंसिस्टेंटली इसको आगे बढ़ाते चला गया। चलिए, सही है। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं रैपिड फायर, राइट? सो प्रियांशु, आपसे क्वेश्चन रहेंगे। फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ्स। टफेस्ट सब्जेक्ट? फिजिक्स। PYQs या मॉड्यूल? मॉड्यूल्स। मॉक टेस्ट को देख के फियर या कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस। ओके, बेस्ट हैबिट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? रीडिंग बुक्स। ग्रेट। वन मिस्टेक टू अवॉइड? नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम एट नारायणा। ग्रेट। वन वर्ड फॉर नारायणा? सेकंड होम। आज जो स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अपने टीचर्स के साथ कनेक्टेड रहे, उनके साथ सब चीज़ शेयर करें। वही आपके मेंटर्स हैं, वही आपके सेकंड पेरेंट्स हैं। उनको आपके बारे में बहुत चीज़ पता है, उन्होंने 15-17 बहुत साल का एक्सपीरियंस है, तो वो सही चीज़ बता पाएंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर पाएंगे, आपको गाइड कर पाएंगे। अकेले स्ट्रगल नहीं करना है, कोई चीज़ छुपानी नहीं है और मेहनत करते रहना है, रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना है। ओके, उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, अगर आप अपने पास्ट सेल्फ को एक एडवाइस दे सकते तो क्या बताना चाहेंगे? मैं शॉर्ट नोट्स बनाता, रिवीजन बहुत बेटर करता और प्रैक्टिस और ज़्यादा करता। चलिए, सही है। मैम, आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे कि आप भी अभी करंटली जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, उनको जिनके बच्चे अभी है मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि वो एक फेथ रखे अपने बच्चों पे, और जब भी उनके मार्क्स अप डाउन हो तो उनकी हिम्मत उनको बराबर बना के रखनी होगी। कभी भी उनको डिमोरलाइज नहीं करनी है, ना उनके मार्क्स के लिए उनको डांटना है। हमने भी नहीं किया था ये,
और हमेशा नेक्स्ट टाइम के लिए पास्ट की चीज़ें अगर उन्हें कम मार्क्स लाए, कभी कोई पेपर खराब गया, तो हमेशा मोटिवेट आगे के लिए करना है। कभी उनको ये मत बताइए कि आप पीछे बेटा पास्ट के बारे में सोचो, ये नहीं, आप फिर से मेहनत करो और फिर आगे बढ़ो। आप अगर अपनी हॉबीज के बारे में बताना चाहो तो? मुझे क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था, मुझे मूवीज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद था। मतलब कभी मैं बोर होता था तो मूवीज़ देखने चले जाता था, और नेटफ्लिक्स पे भी बहुत सारी मूवीज़ देखी थी कभी कभी जब बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो जाता था। इसके अलावा वही चेस, रीडिंग और फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, यही सब हॉबीज़ थी। ओके, मैम आपसे भी जानना चाहेंगे कि 2 साल की जर्नी के अंदर उनका कोई फेवरेट फूड रहा हो जो आप डेली ऑलमोस्ट बनाते हो, ऐसा कुछ? सर इसे ज़्यादातर ना पनीर पसंद है और पास्ता पसंद है, तो आई थिंक 2 साल में मैंने तो काफ़ी टाइम पनीर ही बना के काम चलाया है इसके लिए। और हाँ, मैं ये देखती थी कि एक्चुअली क्या इसको ना नारायणा में बोलते हैं मम्मा ज़्यादा खाना मत दो, टाइम नहीं मिलता, इतने सारे पेपर्स होते तो पेपर टाइप करना होता। तो मैं मॉर्निंग में इसको ड्राई फ्रूट मिल्क शेक पिलाकर भेजा करती थी ताकि वो एनर्जेटिक कुछ टाइम तक तो रहे, फिर वो एक टाइम खाना खाता था बस। हर जर्नी अलग होती है, बट अक्सर इसका पैटर्न सेम होता है, जिसे हम कह सकते हैं कंसिस्टेंसी। यहाँ पे प्रियांशु ने ना सिर्फ सिस्टम को फॉलो नहीं किया है, उन्होंने सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट किया है और उसको रिजल्ट में कन्वर्ट किया है। नारायणा सूरत में रिजल्ट सिर्फ डिसिप्लिन से नहीं बनता है, एक सिस्टम को फॉलो करने से बनता है और उसके ऊपर ट्रस्ट करने से बनता है। मैं हूं रवि सोलंकी और आप देख रहे हैं नारायणा टॉपर्स पीक। मिलते हैं और एक इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ।